नहीं नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्यों मजाक कर रहे हो? ये तो हमें बचपन में रैगिंग में सिखा दिया गया था कॉलेज में कि रैगिंग होती रहेगी ज़िंदगी भर। अच्छा, सब बताइए थोड़ा अपने। कभी कभी पेरेंट्स करेंगे, अब बच्चे करेंगे, तो टाइम ऐसा आ गया है। तो हमारे स्कूल में एक पेड़ हुआ करता था, उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते थे। तो एक बारी मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़रा ऊपर से जंप मारूं और एक फ्लावर तोड़ लूं, तो उसके साथ एक टहनी भी टूट के आ गई। और वो हमारे प्रिंसिपल साहब ने देख लिया, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा एक काम करो, इसको तुम अपने कॉलर में पीछे लगा लो और स्टेज पे खड़े हो जाओ असेंबली में। तो पूरी असेंबली के अंदर उन्होंने मुझे आधे घंटे खड़ा रखा। अरे उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि एनडीआरई में जा सकते हो, इट इज़ अनदर वेरी गुड न्यू डिसिप्लिन, बिकॉज वो डेयरी का तो उस टाइम पे कोई नाम भी नहीं समझता था, अभी भी नहीं समझते। एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव गॉट अ वेरी गुड ऑफर, आई वांट टू सेट योर मीटिंग विद द चेयरमैन ऑफ पार्ले। तो आपने कभी हमें ऐसे इतना प्रेशराइज नहीं करा पढ़ाई के ऊपर कि नहीं अब पढ़ना है? मम्मी से डांट बहुत खाते रहे, बट आपने कभी प्रेशराइज नहीं करा, व्हाई नॉट? हाँ, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तुम्हारी मम्मी भी बोलती है कि अगर इनको तभी पीट लिया होता तो अब सुधर गए होते। 15 जुलाई को हॉस्टल में पहुंचे अपना बैगेज वगैरह लेके, और फिर वहाँ पे जैसे ही शाम हुई वैसे ही सारे सीनियर्स चारों तरफ से निकल के आ गए और उन्होंने सब जूनियर्स को पकड़ लिया। आई एम अ टीटोटलर। कम ऑन, डोंट लाई, मम्मी को दिखाऊंगा। A person has various roles in their lives, and so does our today's guest. Our today's guest is a very special person who is my mentor, my guru, and also my father. Today, we decode his stories of how his childhood in Delhi was, what college did he go to, what did he learn from there, the adventurous job life that he has had, and after that, how he transitioned from an employee to an entrepreneur. Today, we will cover it all. Everything I am in life, it's all because of him. His story is a story of courage, being bold, and being fearless. Without being fearless, we can't reach anywhere, and that is what his stories convey to us. I will see you in today's podcast with Mr. Atul Saxena. So, आने से पहले कल पूरे दिन हमारी लड़ाई रही थी और आज हमें पॉडकास्ट के लिए आना था। तो हाउ डू यू थिंक, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू वर्क विद योर सन? नहीं नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्यों मजाक कर रहे हो? ये तो हमें बचपन में रैगिंग में सिखा दिया गया था कॉलेज में कि रैगिंग होती रहेगी ज़िंदगी भर। अच्छा, सब बताइए थोड़ा अपने। कभी कभी पेरेंट्स करेंगे, अब बच्चे करेंगे, तो टाइम ऐसा आ गया है। टाइम चेंज हो गया ना विद द आपने न्यू जनरेशन। अपने कॉलेज के बारे में बताया, तो यू वेंट to NDRA, National Dairy Research Institute, which is Asia's, I believe, biggest dairy institute. Yeah. So tell me something about the journey. क्या, how was that college? कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? आपने वहाँ पे क्या सीखा? Over to you. तो एक काम करते हैं, कॉलेज से पहले मैं स्कूल से शुरू कर देता हूँ जर्नी। Sure. जो स्कूल हम लोगों ने अटेंड किया वो है बाय द नेम ऑफ नवयुग स्कूल। वो एक एक्सपेरिमेंट था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का कि कैसे हम फ्यूचर लीडर्स को इनक्यूबेट करें। सो नॉर्मली बड़े इजीली स्कूल्स में होता है कि नर्सरी क्लास से गए और धीरे धीरे सेम स्कूल में 12th पास आउट करके निकल जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि 6th क्लास के अंदर वो एंट्रेंस कर लें। जो एंट्रेंस अभी होती हैं 12th में के बाद, कोई आईआईटी में जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, तो यहाँ पे नवयुग स्कूल ने क्या किया, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू कर दिया इन 6th क्लास। और इसमें यहाँ पे स्कूल में उन्होंने सीट्स रखी सिर्फ 90, और करीब 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते थे इस एग्ज़ाम में। और ये डे बोर्डिंग स्कूल था। हम लोग सुबह मॉर्निंग में अपना घर से जाते थे, करीब 8 बजे तक पहुंच गए। वहाँ पे ब्रेकफास्ट पहले कराया जाएगा, फिर उसके बाद लंच, फिर इवनिंग टी स्नैक्स करके शाम को 5 बजे तक स्कूल में रहते थे। सो ये 8 to 5 वहाँ पे स्कूल में टाइमिंग्स होते थे।
एंड एवरीथिंग वाज फंडेड। स्कूल के अंदर सब कुछ स्कूल प्रोवाइड करता था। फूड हो गया, उसके बाद बुक्स हो गई, उसके बाद यूनिफॉर्म हो गई, शूज़, सॉक्स, एवरीथिंग वाज गिवन बाय द स्कूल। एंड दिस स्कूल वाज मेंट फॉर द पीपल हु आर नॉट सो रिच। सो ये स्कूल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे पढ़ाई अच्छी जगह करवाने के, और बोर्डिंग या डे बोर्डिंग तो एक आउट ऑफ द पिक्चर होता था। तो उस टाइम पे वो बहुत सारे ऐसे स्कूल होते थे, दून स्कूल टाइप्स, जो माने जाते थे कि ये बहुत ही प्रीमियम स्कूल्स हैं, बट दे वर हाईली एक्सपेंसिव एंड मेंट फॉर ओनली टॉप नॉच पीपल ऑफ द सोसाइटी। सो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसमें लीडरशिप को कैसे इंक्यूबेट करें, बट एट द सेम टाइम मनी वॉज नॉट द कंस्टेंट। सो हम लोगों के यहाँ पे ऐसा होता था 100% फ्री, 100% स्कॉलरशिप, जिनके पेरेंट्स की इनकम एक बेसिक इनकम से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद होता था वहाँ पे कि ओनली 20% फीस टू बी पेड, एंड देयर आफ्टर 100%। जो रिच पीपल हैं हु कैन अफोर्ड, दे वर सपोज टू पे 100%। सो आई वॉज इन द रॉक बॉटम कैटेगरी, 100% पेड बाय द स्कूल। सो वो जर्नी थी, वो 6th क्लास से शुरू हो गई, और रियलिटी में आज वो जहाँ पे हम लोगों के बैचमेट्स या क्लासमेट्स हैं, दे हैव एक्सेल्ड इन देयर लाइफ। और इसका क्रेडिट जाता है एक हमारे जे अंदर हमारे प्रिंसिपल थे, जिनको पिक किया गया था, और उनको बाकी अपने एजुकेशन जर्नी से वो आ गए थे सनावत, दून और सो मैनी बिग स्कूल्स में वो अपनी जर्नी करके आए थे। मॉडर्न स्कूल दिल्ली में भी रहे थे, और फिर फाइनली उनको यहाँ पे एनडीएमसी ने पिक किया, और वो उसी स्कूल में रहते थे। मतलब दैट वाज सच ए जर्नी। वो और उनकी वाइफ वहीं पे स्कूल में ही रहते थे, और वो तो 24/7 अवेलेबल होते थे। हम लोग जाते थे टाइम पे, और ही वॉज सो स्ट्रिक्ट, वो इतना डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया सबको। और फिर उस जर्नी में बहुत ही बढ़िया एक जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। तो हमारे स्कूल में एक पेड़ हुआ करता था, उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते थे। तो एक बारी मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़रा ऊपर से जंप मारूं और एक फ्लावर तोड़ लूं, तो उसके साथ एक टहनी भी टूट के आ गई, और वो हमारे प्रिंसिपल साहब ने देख लिया। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा एक काम करो, इसको तुम अपने कॉलर में पीछे लगा लो और स्टेज पे खड़े हो जाओ असेंबली में। तो पूरी असेंबली के अंदर उन्होंने मुझे आधे घंटे खड़ा रखा अरे वाह। कि वहाँ पे तुमने ये तोड़ा था और इसको आ गया। वो सारे बच्चों को फिर पता लग गया, फिर सबको ये समझ में आ गया कि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई ऐसे फ्लावर्स वगैरह या कोई टहनी नहीं तोड़नी स्कूल में। Okay, सो interesting. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट दैट वाज अ वंडरफुल जर्नी। आज मेरे ही अच्छे बैचमेट्स हैं, करंट सीबीआई डायरेक्टर, वेरी ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर। ही इज़ माय स्कूलमेट, वी वर स्टडिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। तो एक बड़ा अच्छा, हम लोग जब भी कभी मिलते हैं तो एक हम लोग सवाल पूछते हैं कि आईएएस और पुलिसिए और ईमानदारी ये कैसे सिनर्जाइज करते हैं। सो देन ही सेज कि इट मीन्स यू मीन्स कि एवरी पुलिसिया इज़ डिसऑनेस्ट इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है, इस कंट्री में देर आर पीपल हु आर फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स, और एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, हर जगह बेस्ट ऑफ द पीपल आर देयर। और सेम वे many of my classmates have been IAS, IPS, good businessmen, chartered accountants, high-notch professionals. So that was a journey in the school. So आपने स्कूल के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया, एंड बिकॉज आई हैव बीन मीटिंग एवरीवन इन योर बैच, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है जो आई फील नवयुग स्टार्टेड, एंड वो एलुमनी का कल्चर है। आई सीन आप हर साल जाते हैं, कोविड से पहले भी आई थिंक हम भी हर एलुमनी में गए हैं आपके साथ। सो वो जो एक कल्चर ने आप सबको सारे फ्रेंड्स को जोड़ के रखा, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी रेयर।
आई बिलीव आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं जितने मेरे सब मिला के नहीं, आपके स्कूल फ्रेंड्स इतने हैं जितने आई थिंक मेरी पूरी लाइफ में नहीं होंगे. बट आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर दैट योर स्कूल हैड. नाउ फ्रॉम स्कूल टू NDRI, वो जर्नी भी मेरे को पता है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, एंड आई बिलीव दैट दैट पर्टिकुलर स्टोरी इफ़ यू टेल इट विल बी अ वेरी फैंटास्टिक वन. तो NDRI की क्या जर्नी है, कैसे आपको सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, क्या आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? Right. So every after 12th class till now, since our times till now, there was always a run for best colleges, best places. हमारे टाइम पे तो यही होता था कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. सो ये स्टोरी तो चलती है कि चलो जो साइंस में कर रहा है वो या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, कॉमर्स वाला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, और आर्ट्स वाले कहीं काउंट ही नहीं किए जाते थे. तो स्टिल हमारे स्कूल के तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो IAS बन गए, IPS बन गए जाके. सो इट वाज लाइक दैट कि चलो साइंस में अब क्या करेंगे. अब होता यही था कि चलो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करें. सो फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ. मेरे एक बहुत ही अच्छे नेबर्स के बच्चे थे, वो वहाँ पे NDRE में वो थे स्टूडेंट. सो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि NDRE में जा सकते हो, इट इज़ अनदर वेरी गुड न्यू डिसिप्लिन, बिकॉज वो डेयरी का तो उस टाइम पे कोई नाम भी नहीं समझता था, अभी भी नहीं समझते. सो उसके अंदर हिज गाइडेंस वाज कि आप वहाँ पे जाके अपना ट्राई करो. सो आई सेड ओके. सो अब क्या हुआ, NDRE के अंदर ये होता है कि हर स्टेट से 1 या 2 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है. तो वहाँ पे टोटल करीब 25 सीट्स थी उस टाइम पे 1981 में. और उसके लिए फिर वही था, 2 लाख 3 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स वहाँ अपीयर हो रहे हैं, और उसमें से 25 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट करने हैं. सो समहाउ आई वॉज सेलेक्टेड, एंड साइमल्टेनियसली इस सारी जर्नी के अंदर और भी बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखी. बट फाइनली मुझे ये समझ में आया चलो NDRE में ही चलते हैं. और वो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और वो फर्स्ट टाइम जब घर से बाहर निकलना. स्कूल तो बड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, अपने गए घर पे आ गए, और कॉलेज में जब हॉस्टल में जाना वो एक अनदर बहुत बड़ी जर्नी शुरू होनी थी. उसकी भी एक लंबी स्टोरी है. ओके, इंटरेस्टिंग. आई थिंक एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा. जैसे यू हैव ऑलवेज बीन एन आउटलायर. आपने बताया आपने स्कूल टाइम में 90 सीट्स थी, Yes. उसमें सेलेक्ट हुए. NDRI में 25 सीट्स थी. आप इतने ब्रिलियंट रहे. एक मैं हूँ और एक आपका छोटा बेटा वहाँ बैठा हुआ है. वो आपने कभी हमें ऐसे इतना प्रेशराइज नहीं करा पढ़ाई के ऊपर कि नहीं अब पढ़ना है. मम्मी से डांट बहुत खाते रहे, बट आपने कभी प्रेशराइज नहीं करा. व्हाई नॉट? हाँ, ये बहुत बड़ी गलती हो गई. ये तुम्हारी मम्मी भी बोलती है कि अगर इनको तभी पीट लिया होता तो आप सुधर गए होते. सो बट द पॉइंट इज के प्रेशर करने से कुछ भी नहीं होता. इट इज़ ऑल मोटिवेशन. ये जो भी कुछ करते थे हम लोग, स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वंस प्रेशर. ओके. इट इज़ ऑल अ पैशन कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. सो जब एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप एक्सेल करो तो यू फील वेरी गुड. सो टेक इट दैट वे कि अपने यार्ड स्टिक्स, अपने माइलस्टोन्स खुद सेट करने चाहिए. कभी भी हमको घर में कभी बोला ही नहीं जाता था कि आप पढ़ो, आप ये करो, आप आज एग्ज़ाम देने जाना है कल को. नोबडी यूज्ड टू से एनीथिंग. सो इट इज़ ऑल सेल्फ ड्रिवन. करेक्ट. एक आप बहुत फॉन्डली सबसे स्टोरी शेयर करते हैं अबाउट योर फर्स्ट इंटर्नशिप एट क्वालिटी वर्ल्ड्स, क्वालिटी आइसक्रीम्स आई बिलीव. थोड़ा उसके बारे में बताइए.
एक्चुअली उससे पहले मैं रैगिंग का एक्सपीरियंस बता देता हूँ, Okay. जो आजकल बंद हो गई। कि ये जो भी लाइफ में आज अचीव कर रहे हैं हम लोग, या जो स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए जो फोर्स मिलती है वो मिलती है वहाँ से, मिलती थी कॉलेज में। सो जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंटर होना था, 15 जुलाई को वहाँ पे एडमिशन होते थे, और हम तो फर्स्ट टाइम घर से निकल रहे हैं, तो फादर के साथ अपना बैगेज वगैरह लेके हॉस्टल में पहुँचना था, एंड नोबडी वाज अवेयर ऑफ कि आगे क्या होगा। तो हॉस्टल में पहुंच गए, एडमिशन हुआ, चलो जी हॉस्टल में आ गए। अब हॉस्टल में आके जर्नी शुरू होती है असली। सो 15 जुलाई को हॉस्टल में पहुंचे अपना बैगेज वगैरह लेके, और फिर वहाँ पे जैसे ही शाम हुई, वैसे ही सारे सीनियर्स चारों तरफ से निकल के आ गए, और उन्होंने सब जूनियर्स को पकड़ लिया। और फिर उसके बाद उनको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया गया सबसे पहले, कि जिसकी भी मूछें हो सारी मूछें काट दो अपनी, सारे अपने, कैसे आपने ड्रेस होके जाना है, कोई सीनियर दिख जाता है उसको सैल्यूट मारनी है, और इस तरीके से अगले दिन से शुरू होना है। अब अगला दिन शुरू हो गया। अब फिर यही होता था, सुबह वहाँ पे भी 8 बजे मेस में जाना, खाना खाना, 8:30 बजे क्लास शुरू होती है, शाम तक क्लास चलेगी 5 बजे तक। सो 5 बजे के बाद फिर सीनियर्स की क्लास शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने सारे अपने रूल सिखाने शुरू कर दिए, और वो प्यार मोहब्बत से बात नहीं होती थी। तो उनका पहला रूल होता था कि पहले बच्चों की अकड़ निकालो, क्योंकि जब वो निकल के आते हैं, वही वाली बात, कह रहे हम तो सेलेक्ट हो गए नेशनल इंस्टीट्यूट में आफ्टर सो मच ऑफ कंपटीशन। सो एक ईगो एरोगेंस आ जाती है। सो सबसे पहला काम ये होता था कि ईगो एरोगेंस को ख़त्म करना। अब वो अच्छी तरह से करते थे, जूते से, चप्पल से, लाठियों से पिटाई भी करते थे। और हम लोग तो खैर, मैं और एक मेरा और फ्रेंड था, हम लोग तो दिल्ली से आए हुए थे। सो हम लोग फ्राइडे की रात को तो भाग के आ जाते थे दिल्ली, बिकॉज़ करनाल से दिल्ली आना मुश्किल नहीं था। और मंडे की सुबह फिर वापस क्लास में पहुंच जाते थे, तो 2 दिन बच जाते थे, सैटरडे संडे, जब खूब हैवी रैगिंग होती थी। और जो बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, अब हर स्टेट से आए थे, कोई कर्नाटका से, कोई केरला से, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और उस टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं होते थे, पूरे हॉस्टल में एक ही फ़ोन होता था वार्डन का, और वो भी कोई अलाउड नहीं था कि एसटीडी कॉल्स वगैरह की जाएं। सो उस टाइम पे ये सबसे टफ़ जर्नी होती थी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जो साउथ इंडियन होते थे उनको तो ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, अब उनको ये भी सिखाया जाता था। सो रैगिंग में उनको लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है, और उनको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। सो ये करते करते, और वो बेचारे रात भर रोते रहते थे। हर सैटरडे संडे को यही होता था कि वो दिन भर रैगिंग हो रही है और रात को सब रो रहे हैं, और वो ये सोचते थे कहाँ फंस गए आके। सो ये जर्नी चलती रही 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। अब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, तो सबकी इंडिपेंडेंस हो गई, Okay. और उस दिन सब लोगों को फिर लेके जाया जाता था, पार्टी करते थे। और वहाँ पे उस दिन के बाद से फिर वो सीनियर्स इतना प्यार करते थे कि वो आज तक भी, जो हमारे सीनियर्स 63 जब मैं पैदा हुआ था तब के पास आउट हैं, वो भी मिलते हैं हमारी एक एलुमनाई में। और रूल ये है कि जब सीनियर और जूनियर बैठे हो तो सीनियर सब चीज़ों को टेक ऑफ करते हैं। अभी भी हमारी एलुमनाई होती है, जैसे तुमने बोला स्कूल की, ऐसे कॉलेज की एक एलुमनाई होती है। उसमें हमारे सीनियर्स भी ऐसे हैं जो थाउजेंड्स करोड़ के बिजनेसेस कर रहे हैं, एंड दे थ्रो वेरी लेविश पार्टीज एंड स्टिल सो दैट रिलेशनशिप इज़ इंटैक्ट। तो वहाँ पे यही सिखाया गया था कि ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी रैगिंग होगी तो यहीं पे एक बारी करवा लो। और फिर वो जो बच्चे रोते रहते थे रैगिंग में, वो समर वेकेशन में घर जाने को भी तैयार नहीं थे, उनको इतना बढ़िया यहाँ पे प्यार मोहब्बत मिलती थी। तो ये जर्नी थी कॉलेज की। Interesting.
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई हैं एंड हमने सुनी भी है बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से आते हैं आपकी कॉलेज की जर्नी से। अब आपकी जो फर्स्ट इंटर्नशिप हुई, जो मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन भी था, तो उसके बारे में बताइए। व्हाट वाज दैट इंटर्नशिप, फिर उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? आई नो बट आई रियली यस, वांट यू टू शेयर। सो बेसिकली इंटर्नशिप अब हम लोग डेलाइट से, मैं और मेरे फ्रेंड रजनीकांत, सो हमने कहा दिल्ली में इंटर्नशिप ढूंढते हैं यार, अपने घर में रहेंगे आराम से। सो यहाँ पे कंपनी थी क्वालिटी आइसक्रीम्स, उस कंपनी के अंदर हम लोगों ने इंटर्नशिप करी। और इसमें इंटर्नशिप होती थी, सेमेस्टर सिस्टम होते थे हमारे हमारे टाइम पे ट्राइमेस्टर होते थे, एक साल में 3 सेमेस्टर होते थे, अब तो 2 होते हैं सिर्फ। सो 3-3 महीने के होते थे ट्राइमेस्टर्स, और इस तरीके से 2 ट्राइमेस्टर्स में एक इंटर्नशिप होती थी, इंक्लूडिंग समर वेकेशन। सो हमने कहा चलो वहाँ पे जाएंगे, क्वालिटी आइसक्रीम बढ़िया जगह है, वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। और वहाँ पे भी एक हमको मेंटर मिल गया ऐसे, वो भी बिल्कुल रैगर, खूब अच्छी तरह वो वहीं पे रहते थे फैक्ट्री के अंदर। वो उनकी पूरी फैमिली और सबको इतना डरा के रखते थे जितने वर्कर्स थे। सो सुभाष सहगल उनका नाम था। तो उन्होंने हमको ट्रेन करना शुरू किया कि अब तुम्हें वर्कर्स को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज़ वो भी एक टफ़ कॉल होती है कि जब किसी फैक्ट्री में जाते हैं। सो वर्कर्स की यूनियन होती है, वर्कर्स की अपनी पॉलिटिक्स होती है विद मैनेजमेंट। सो ये हम लोगों को सिखाया गया वर्कर्स को कैसे हैंडल करो। अब वहाँ पे वर्कर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन थी। ये फैक्ट्री थी लॉरेंस रोड के ऊपर, और वर्कर्स स्ट्राइक करते थे गर्मियों के अंदर जब पीक सीज़न होता है आइसक्रीम का। तो उसी हमारे पीरियड में जब इंटर्नशिप हो रही थी तो वर्कर्स ने एक स्ट्राइक कर दी। अब वो पीक सीज़न में स्ट्राइक होना मींस के कंपनी के हैवी लॉसेस। तो फिर हमारे जो बॉस थे सुभाष सहगल जी, उन्होंने बोला एक काम करो यार, हम तो फैक्ट्री चलाएंगे। और फिर वो पूछते हैं तुम लोग आओगे चलाओगे? हमने कहा जी सर। तो कहते ठीक है, अपना बोरिया बिस्तरा लेके आ जाओ, यहीं पे फैक्ट्री के अंदर ही यहीं पे रुको। वहीं पे उन्होंने हलवाई बिठाया, और उन्होंने कुछ वर्कर्स पंजाब से मंगा लिए, क्योंकि ओनर जो थे वो पंजाब में थे। तो उन्होंने कुछ वर्कर्स को वहाँ से बुला लिया और उनको भी वहीं पे रुकवा लिया। हम लोग टेक्निकल लोग थे, हमारा काम था मशीनें चलाना, बाकी सारे काम वो लोग करते थे। और वहाँ ये होता था कि वहाँ से आइसक्रीम जब निकालनी है तो क्या होगा, तो टैंकर वहाँ पे उसके लिए अच्छे ट्रक्स वो लेके आए, और उस ट्रक्स के छत के ऊपर उनके कुछ बाउंसर्स थे, वो भी बैठे रहते थे। और खूब सारे पत्थर वगैरह छत पे रखे होते थे, और नीचे वर्कर्स बैठे होते थे फैक्ट्री के बाहर। वो नीचे से पत्थर फेंकते थे, और ऊपर से जो कंपनी के बाउंसर्स थे वो फेंकते थे पत्थर। अच्छा। तो ऐसे करके वो ट्रक जो है वो फैक्ट्री से बाहर निकलता था। पुलिस किसी के साइड नहीं होती थी, बिकॉज़ ना वो वर्कर्स पे लाठी चला सकती है ना कुछ कर सकती है। सो ऐसे करके वो करीब 1 महीने तक, बट बाई ऑल मीन्स, हम लोग आइसक्रीम बनाते रहे और वो लोग बाहर निकाल के बेचते रहे। सो टेक्निकली फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो स्ट्राइक तो फेल हो गई, बट स्टिल मैनेजमेंट ने जो उन्हें मांगा था ड्यू, उनकी जो भी थी फीलिंग्स को भी फुलफ़िल किया। और वो एक लास्ट स्ट्राइक थी, उसके बाद आज तक कभी वहाँ पे स्ट्राइक नहीं हुई, बिकॉज़ वर्कर्स को ये समझ में आ गया कि कंपनी उनके बिना भी चल सकती है। और हम लोगों ने उस 1 महीने में पूरी फैक्ट्री चलाना सीख लिया कि कैसे एक फैक्ट्री को चलाया जा सकता है। सो इंटर्नशिप भी बहुत परफेक्ट थी। तो हर जगह रैगिंग होती है और सीखते गए। इंटरेस्टिंग। आई कैन जस्ट इमेजिन कि किस टाइप की सिचुएशन रही होगी। एंड वी आर टॉकिंग यस, अबाउट विच ईयर? दैट वाज 1985। 1985। आई थिंक उस टाइम पे ना ही मोबाइल फोन्स होते हैं, कुछ कुछ नहीं नहीं था। होता, देयर इज नो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। यस, डिस्पाइट दैट, कैसे आपने कितनी टफ सिचुएशन हैंडल करी?
एंड आई थिंक उसके बाद आपको जॉब भी ऑफर हो गई थी वहाँ पे। यस, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसी कंपनी ने एक और फैक्ट्री टेक ओवर करी थी ओके। यूपी में, साहिबाबाद में। ओके। वो एक पुरानी कोई कंपनी थी, उसको टेक ओवर कर लिया। और यहाँ पे जो वर्कर्स की प्रॉब्लम, यहाँ तो बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम थी। साहिबाबाद में दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं तो वहाँ पे तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा भयंकर थे। वो तो अपने साथ चाकू, तलवारें और वो सब भी रखते थे। तो फिर वो जो हमारे बॉस थे, सुभाष सहगल जी, उन्होंने बोला, अतुल तू उधर जाएगा? मैंने कहा हाँ जी, चले जाएंगे। तो कहते चल ठीक है जा। और मुझे डेजिग्नेशन दे दिया प्रोडक्शन मैनेजर का। ओके। एक्सपीरियंस मेरा नील। और वो, क्योंकि उनको फैक्ट्री को चलाना था, अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि तो जैसे मर्जी बाय हुक और बाय क्रुक चला ही लेगा। सो वहाँ पे भी यही हुआ कि वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे जो वर्कर्स थे, ये आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, तो वो अपने घर से कोई खाना वाना तो लाता ही नहीं था, वहीं पे चारों तरफ बैठ के आइसक्रीम खाते रहते थे। तो वहाँ पे ये रूल बना दिया कि अगर किसी को आइसक्रीम खानी है, वो अपने सुपरवाइज़र से साइन करवाए। लोगों के गेस्ट भी आते थे, तो सबको सर्व करती थी कंपनी। बट ऐसा नहीं था आर्बिट्रेली कोई भी कहीं घुस जाए और आइसक्रीम ले आए। ओके। तो रूल ये था कि किसी के गेस्ट भी आए तो उसको दी जाए। तो अब जब वहाँ पे मैं पहुँचा, सो वहाँ पे ये होता था कि लोग कोने में बैठ के इधर उधर। सो अब वो जैसे ही कोई आइसक्रीम खाता पकड़ा गया तो उसके 2 थप्पड़ पेल दिए। अच्छा। तो ऐसे करके अब वहाँ पे एक टेरर क्रिएट हो गया कि यार आइसक्रीम नहीं खानी। और पनिशमेंट ये होती थी कि अगले 2 दिन तक इसको फैक्ट्री में मत घुसने दो, गेट पे बिठा के रखो। तो वहाँ पे पनिशमेंट का रूल मैंने क्या बनाया, किसी की एब्सेंट नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, बट ये फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा। जो लीडर होता था उसको सिक्योरिटी वाले गेट पे बिठा लेते थे जितना टाइम उसकी शिफ्ट चलेगी। अच्छा। तो इस तरीके से उनकी वो लीडरशिप ब्रेक करनी शुरू करी। सो वहाँ पे तो परमानेंटली स्ट्राइक वाला एनवायरनमेंट था, बट वो ख़त्म हो गया। ओके। सो वो भी बड़ा बढ़िया टाइम था, बहुत सारी इंटरेस्टिंग। चीज़ें सीखते रहे। एंड आई थिंक काफ़ी अब जो बता रहे हैं तो आई कैंट इवन इमेजिन कि किस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही होगी, क्योंकि आई थिंक व्हेन वी hear about labor strikes and all, pretty much they have, I believe, reduced to quite an extent, but we are talking about a time जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत prominent थी. सो कुडोस टू दैट, बहुत आपने इंटेंस लर्निंग सीखी एट आई बिलीव वेरी यंग एज। यू मस्ट बी 24 और 23 उस टाइम पे। 63 से 86 लगा लो, कितने साल हुए। तो लगभग 23 years. Okay, interesting. Wow. Now coming to the uh, योर entrepreneurship जर्नी, उससे भी पहले आई बिलीव एक आपकी मैंगो माजा के साथ भी स्टोरी रही है। सो बिफोर वी जंप इनटू योर बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, लेट्स फिनिश दिस स्टोरी ऑफ मैंगो माजा। सो क्या स्टोरी है सर उसकी, मैंगो माजा की, कैसे Yes, आपने? so there are so many stories. We can keep talking for No, the entire absolutely. day. So Okay. this was like that when I was there, the production manager in quality. Okay. Then one headhunter came there. Okay. Right. So that time there was no online Naukri or anything. There were headhunters who were given the task and they used to travel all across and find out the right person. So this company Parle was planning to launch a new drink, Maza Mango. And the owner, Mr. Ramesh Chauhan, he said, I want a dairy technologist for this business because here the process is same like milk. It is going to be a perishable product. It need to be homogenized, then pasteurized, and then it should be launched. So I need a dairy technologist. So the headhunter was all across finding out, and somehow he picked me up and he told me that I've got a very good offer. I want to set your meeting with the chairman of Parle. And he used to live in Vasant Vihar. I said, okay, chalo.
So then he took me to Mr. Ramesh Chauhan, and he asked me what happened, how it happens. I said, sir, it is like this in milk, because it is first of all we do the homogenization, then pasteurization, then increase the shelf life. So he said, this is what we are planning to launch, a new drink which is having perishable nature. So I said, okay. He said, can you do this? I said, yes, sir. And then he said, okay. He asked me a question, how much salary you want? I said, sir, whatever you feel good. He said, no, you ask. So I used to get 1800 rupees in that quality ice cream. And then I said, okay, you give me 5000 rupees. He said, done. And my friend was saying, if you would have asked 20,000 rupees, he must have given you. But we were not aware of. उस टाइम तो पहला साल था, जॉब हुई, अगले साल में वो बोल दिया, और फिर वो जॉब छोड़ के मुझे उन्होंने बोला कल से ज्वाइन कर लो। मैंने जॉब छोड़ ली एक ही और दिन फिर में? हाँ छोड़ दी। तो No फिर notice period, nothing. जो मेरे दूसरे फ्रेंड थे उनको पनिशमेंट दी गई कि अतुल छोड़ के भाग गया। अच्छा. रजनीकांत, ही वॉज ऑल्सो इन क्वालिटी, Okay. so he was production manager at Delhi factory. Okay. So they punished him कि तुम्हारा दोस्त कैसे छोड़ के भाग गया। उसने बोला यार कम से कम बता तो दो मैनेजमेंट को। So anyway, but वो he handled things very well. और वहाँ पे एक और अच्छी स्टोरी है कि आई वॉज इन प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट. माई जॉब वॉज टू डू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमिशनिंग, zero, and nobody was aware of the project team. Soft drinks was an entirely different business. And during that project time, one project was supposed to come in Punjab near Amritsar, and that was a terrorism time. Okay. All across the Punjab there were heavy terrorism, and nobody, my head office was in Mumbai, and nobody was ever thinking of going to Punjab. So ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, कैन यू गो टू पंजाब, अमृतसर? एंड नियर अमृतसर देयर वाज अ हब ऑफ टेररिस्ट, झंडियाला. So that factory was supposed to come in Jandiala village. Oh. And everybody was so scared. But then they asked me, I said yes, because I never knew क्या कल को होने वाला, देख लेते हैं. Then he said you will be provided protection and everything by the local owners. So अमृतसर में एक ब्लू मून होटल था, उसमें उन्होंने कहा आप रहो यहाँ पे. और उनके पास उस टाइम पे कॉन्टेसा गाड़ी होती थी जिसमें 4 स्टेन गन वाले उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे बीच में बिठा के फैक्ट्री तक ले जाते थे सुबह, और शाम को छोड़ के जाते थे. और जो वर्कर्स थे वो लोकल वहाँ झंडियाला के लोकलाइट से. तो मुझे एक बारी बोलते हैं, साहब आपको गांव घुमा के लाते हैं. वो गांव जो हब था पूरे टेररिस्ट का. मैंने कहा चलो. सो और पीपल वर शाउटिंग कि कहाँ जा रहा, अभी फंस जाएगा. बट देन आई वॉज वेरी फ्रेंडली विद एनीबडी हुसएवर कम्स. सो वहाँ पे गांव में उनके झंडियाला में गए, और पंजाब की अच्छी जूतियाँ आती हैं, वहाँ से वो जूतियाँ वगैरह लेके वापस आए. और वहाँ 1 महीने बड़े प्यार से पीसफुली उस फैक्ट्री को लगा लिया. उन लोगों के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई. सो वो एक ऐसा इंसिडेंस था जो अभी भी वो रिमेंबर करते हैं सारे जो प्रोजेक्ट के लोग, कि भाई ये तो वहाँ जाके प्रोजेक्ट लगा के आया. सो इस टाइप की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. बट हर समय हमेशा फियरलेसली काम करेंगे तो फिर आगे का रास्ता खुलते जाता है. वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. काफ़ी गट्स रहे हैं आप में, एंड यू हैव बीन वेरी फियरलेस. अभी भी है. ओके, नाउ आपकी जॉब लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग रही, एंड काफ़ी मेजर कंपनीज के साथ आपने काम करा, उनके बिजनेसेस इस्टेब्लिश करे. आपको ये ट्रांजिशन कैसे आया, लाइक हाउ डिड यू फील कि अब आपको जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ शुरू करना है? किस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज हुआ? सो 1 साल मैंने जॉब करी क्वालिटी में, और 2 साल जॉब करी पार्ले में,
जिसमें 5 उनके प्रोजेक्ट लगाए माज़ा मैंगो के, नॉर्थ इंडिया के। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया, प्रोजेक्ट लगाने का भी एक्सपीरियंस आ गया। बिकॉज़ प्रोजेक्ट में ये होता है, पहले सब कुछ पेपर पे होता है, फिर उसके बाद उसमें फैब्रिकेशन होता है, फिर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ये सब सिखा दिया। वहाँ पे 5 प्रोजेक्ट लगते लगते ये सीख गया। सो मेरी कॉलेज के एक सीनियर थे, उनका बहुत बड़ा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप था। सो उन्होंने बोला, यार एक काम करते हैं ना, चलो हम ये प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली भी तो लगा सकते हैं, यू गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड वी हैव गॉट इंफ्रा। सो अगेन वन फाइन डे, 2 साल कंप्लीट हुए थे, वो मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला, चलो यार कल से बिज़नेस शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन वो जॉब भी छोड़ ली। अब ये कंपनी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो इन्होंने बोला 1 महीने का तुम्हें वो लगाना था नोटिस, तो तुम्हारे 1 महीने की सैलरी हम नहीं देंगे, 5,000 रुपये। सो मेरी जॉब शुरू हुई, बिज़नेस शुरू हुआ -5,000 रुपीज़ की कैपिटल से। सो वहाँ पे अब वो हम लोगों ने, उनका भी बहुत बड़ा सेटअप था और उस सेटअप में करीब 300 वर्कर्स थे और वहाँ भी समस्या थी, वर्कर्स की स्ट्राइक और वो सब। तो उनको मैनेज करना शुरू किया। फिर इस पीरियड में मैंने ये सीख लिया था आइसक्रीम की फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है, बिसलेरी मिनरल वाटर ये कैसे। सो फिर प्रोजेक्ट्स को पकड़ना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट्स हम लोगों को मिलते थे, टर्न की प्रोजेक्ट्स, उसके लिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग सब कुछ करके, और ऐसे ये प्रोजेक्ट्स की जर्नी शुरू हुई। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। सो यहाँ से ये काम शुरू किया त्रिहन साहब के साथ मिलके। ओके, तो ये आपका फर्स्ट बिजनेस था? यस। ओके, देन व्हाट हैपेंड? इसमें क्या चैलेंजेस आए जिसकी वजह से आपको फिर ये कंटिन्यू नहीं कर पाया आप? अब इस बिज़नेस के अंदर एक चैलेंज तो ये है कि वो जो हमारी फैब्रिकेशन की यूनिट थी, जिसमें 300 से 400 वर्कर्स काम करते थे, उस पे ये हम लोगों ने डिसाइड किया, एक्चुअली मैनेजमेंट में ओनर्स तो वो लोग थे, कि इसको हम बंद कर देते हैं। तो उस सेटअप को पूरा शट डाउन करके सारे वर्कर्स को वहाँ पे सैक कर दिया और उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। सो एक वो बहुत बड़ा सेटबैक था ओके, कि उस पूरी यूनिट को, बिकॉज उसको मैनेज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया था। ओके, तो एक वो रीज़न था कि उस यूनिट को बंद कर दिया गया। तब ये काम ऑलमोस्ट चलता चलता काम ख़त्म हो गया। ओके, देन आफ्टर दैट क्या किया आपने? यस, आफ्टर दैट ये समझ में आया कि चलो कंसल्टेंसी कैन बी ए वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। सो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी ओपन होनी शुरू हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट विच ईयर? 92 93 ओके, जब मनमोहन सिंह जी आए, ओके, तो इंडियन इकोनॉमी ओपन होनी शुरू हो गई। उन्होंने इनवाइट करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया ओके, को कि आप लोग इंडिया में आइए, हम मिलके बिज़नेस करें। सो उसमें फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट था, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इस सेंटर में अब उनको इंटरनेशनल कंसल्टेंट चाहिए थे, तो उन्होंने बोला कि हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं। सो आई जॉइंट दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पर्पज़ ये था पूरी दुनिया में जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है उनको इंडिया में लाना। सो ड्यू टू दैट असाइनमेंट आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब, और फिर अलग अलग कंट्रीज़ में जाना और वहाँ से टेक्नोलॉजी लाके इंडिया में टर्न की प्रोजेक्ट्स करवाना एंटरप्रेन्योर्स को। सो वो एक जर्नी शुरू हो गई। और उस टाइम भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ कि यूएस का वीज़ा मिलना सबसे मुश्किल माना जाता है, तब भी और आज भी। एंड आई वॉज अनमैरिड, तो अनमैरिड को तो वैसे ही वो वीज़ा नहीं देते थे। तो अब मेरे को वहाँ पे एक पार्टनर थे, उन्होंने बोला कि चलो यूएस यहाँ पे आ जाओ, न्यूयॉर्क में यहाँ पे हम मिलके टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आगे ट्रांसफ़र के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं।
सो यूएस एम्बेसी में गए, अब लोग तैयार होके जाते थे। अब उस टाइम आइडिया ही नहीं होता था ये चीज़ें तो, और कोई ऐसी जर्नी थी नहीं कोई वहाँ पे कि हम कोई कहीं से पढ़ लें, कोई इंटरनेट हो या क्या हो। सो देन आई हैड गॉन फॉर द इंटरव्यू, और उन्होंने पूछा कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हो। मैंने कहा आई वांट टू ब्रिंग टेक्नोलॉजीज़, योर very advanced technologies for the benefit of Indian entrepreneurs. So he said, how long you want to stay in US? I said, I just want to go there, have meetings and come back, because I have to do business and projects in India only. And then he said, visa granted, right? And when I talked outside, he said they were just judging that whether you are going there for stay or for long term. You could have said that I will do trainings, I will do this, that, whatever. I said whatever was real thing, that I said. So that is another message to anybody who is going to take US visa. They should never say or let them feel that you are going to stay in US. Okay. Interesting. Yes. Yes. So United Nations. Then for how long you were there, and what were your key responsibility areas? There, it was just like technology transfer was the Okay. key area. Bringing technologies, doing joint ventures, local entrepreneurs, collaborations. So during this journey in year 2000, I came across a business opportunity which is biofuel. So at that time, nobody was aware of biofuels. But when I was traveling, I came across that there is something biofuel is coming up, some new opportunity. So then I said, now is the time I should start some business which is a new business, because every time I used to do something new which is different. And then that's how this company Grow Diesel was born in year 2001. So then I said, okay, let's do biofuel. और उस टाइम पे when I used to tell people that I'll make diesel out of trees or plants, and say, you are making fool of us. How it is possible? So it happens in any innovation. The first person who is saying that, people can't perceive it. In year 2003, Government of India put a task force, planning commission entered. So then people started thinking and believing that biofuel can be something which is another new stream of fuel. Okay. And in 2003, when you were working with the government, so post that, how did the industry start? What happened to the industry? Yes. See, basically, biofuel industry is having, let's say we can have three type of biofuels. One is bioethanol, which is replacement or blending of petrol, then biodiesel, then biogas. So that time bioethanol was something which was not anything new. दारू सभी लोग पीते हैं और सालों 100 सालों से बनती आ रही है. सो गवर्नमेंट का सारा फोकस था उस टाइम पे बायोडीजल के ऊपर. सो बायोडीजल के ऊपर देन वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च. टेक्नोलॉजी पे तो बहुत टाइम से वही कोर बिजनेस था. सो विद माय फ्रेंड्स वी वर स्टार्टेड डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजीज़ के कैसे बायोडीजल बनाया जाए इंडिया में. अब वो बनाना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए. और गवर्नमेंट भी चाहती थी, बहुत सारे उसके टारगेट्स है कि कैसे हम डीजल को रिप्लेस करें विद ब्लेंडेड फ्यूल, उसमें कितना सेव करें फॉरेन मनी. सो बायोडीज़ल की जर्नी शुरू हुई, और उस टाइम पे सिर्फ बायोडीज़ल ही फोकस था पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. एक्चुअली एंटायर वर्ल्ड वाज फोकस्ड ऑन बायोडीज़ल दैट टाइम. सो बायोफ्यूल की फर्स्ट जर्नी बायोडीज़ल से शुरू हुई अक्रॉस द ग्लोब. तो उसके ऊपर देन वी मेड सो मैनी प्रोजेक्ट्स. वर्ल्डली सीलिंग बना, उसमें एनजीटी ने बोला कि आप पेट्रोलियम डीजल यूज़ नहीं करोगे, बायोडीजल यूज़ करो. सो वो किया. जो महाराष्ट्र के सीएम थे विलासराव देशमुख, वो अपनी गाड़ियाँ
Wow. हमारे डीजल से चलाते थे, दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित मैडम वो भी चलाती थी, तो बायोडीजल वाज इन थिंग दैट टाइम। Okay. So आपने बताया जब बैंड्रावली सीलिंग बन रहा था, which is a very prominent infrastructure project happened in Maharashtra, specifically in Mumbai. So during that the construction, biodiesel was used. बिकॉज Interesting. पेट्रोलियम डीजल मैराइन एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, ये तो सारा पाइलिंग होनी थी अंडर सी। Okay. एचसीसी वाज द कॉन्ट्रैक्टर। Okay. सो उनको Wow. ये डायरेक्शन थी, अगर पेट्रोलियम फ्यूल वहाँ पे डीजी सेट्स लगे हुए थे, वो वहाँ से पॉल्यूशन करते तो मैराइन एनवायरनमेंट सारा डैमेज हो जाता। Wow. दैट्स व्हाई दे परचेज, एंड एट दैट टाइम दे वर परचेजिंग बायोडीजल एट 500 रुपीज़ अ लीटर। Wow. So is it safe to say आज the very famous बैंद्रावली सीलिंग जो बना हुआ है वो हमारे बायोफ्यूल के ग्रो like डीजल की वजह से। not grow diesel की वजह से, but yeah, we played a role in that. Yes. Interesting, very nice. Now, when we talk about the industry, why do you think industry जो biodiesel industry की हम बात करें तो वो इतना टेक ऑफ नहीं कर पाई? Why don't we see biodiesel so extensively around us? क्या रीजन रहे See, उसके? basically biodiesel needs feedstock, and biodiesel, the first generation technology, they use oil for converting into biodiesel. So there were so many countries, still there are countries who are surplus in edible oil, like Malaysia, Indonesia is surplus in palm oil. Then we have US, which is surplus in soya oil. Europe is surplus in rapeseed oil. So they were all converting their excess surplus oil into biodiesel. But India is a net importer of edible oil also. After crude oil, the second import comes from edible oils. So converting edible oil into biodiesel was not a viable proposition. Now biodiesel made from edible oils is gone case for India. Then we started searching for non-edible oils or fats. So we tried Jatropha, you might have heard of, everybody has heard of Jatropha, which is non-edible, that plant can grow in wasteland. So then people started thinking, okay, let's use Jatropha oil for making biodiesel. Wow. We also use that. Lot of experiments, and tallow also was used cooking oil. Lot of feedstocks were discovered during that period. But then all these feedstocks were in minimal quantity, and Jatropha was supposed to be the major feed. Government also stepped in. They said, okay, we'll allot you. It can grow on wasteland. So government said, we can allot you land. So there were thousands of acres of lands were allotted to entrepreneurs, that you please grow Jatropha and make biodiesel out of it. But then there was a scam. India is a country of scams. At least for last 10 years, we don't see any scams. But then that time, so people started selling डीजल का पेड़ 1,000 रुपये 1,000 रुपये। जट्रोफा की 200 स्पीसीज होती हैं, उसमें से only 2 species have the oil content more than 30%. All other species are having oil less than 1%. बट जब पेड़ को देखा जाता है तो उसमें ये पता नहीं लगता कि इसमें से जो निकलेगा वो क्या होगा। सो इसके ऊपर लगा दिया, खूब लोगों ने पेड़ लगाए, बट बेचारों के किसानों के बहुत पैसे डूबे, क्योंकि वो 2-3 साल वेट करना पड़ता था, फिर उसमें ऑयल ही नहीं था। सो जितनी एनर्जी और पैसा लग गया वो सब डूब गया। सो ड्यू टू बैड टेक्नोलॉजी और बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस ये कहीं पहुंच नहीं पाया। तो दैट इज़ द मेन रीज़न, लैक ऑफ फीड स्टॉक। स्टिल वो परसिस्ट करता है कि फीड स्टॉक नहीं है, इसलिए इंडिया में बायोडीजल नहीं पहुंच पा रहा कहीं पे भी। Okay, and I think we are talking about a time somewhere around 2008 or so. उस टाइम पे एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था. So a lot of things were happening around the world which contributed to industry not being able to fly. So after that 2008 में जब ये हुआ, post that from कैसे आपने रियलाइज करा दैट अब बायोडीजल का स्कोप शायद कम है, मे बी सम अदर फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल लाइक बायोगैस हैज मोर अपॉर्चुनिटी, सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट?
See, basically, whenever there is a scam, it is better to get away from it. So when this Jatropha plantation, they were 99.9% failure out of 100. Except our plantations, we did plantations for 10,000 hectare. We never used to charge from farmers. We used to give them free of cost the seeds and support system, everything. And we did plantation in wastelands where nothing was growing. And we were asking, offering a very good buyback price. But then, besides that, there are 100,000 hectare which was planted but could not give any recovery to the farmers. So everybody was perceiving it as a big scam. So that we discovered in year 2008, it is better to get away from it, and simply if the feedstock is not available, then what we can do? We need to find some other avenue. So then it came to us that what can be the next best option. So I, being a dairy technologist, I thought biogas can be a very good option. And in Delhi that time, our Supreme Court asked all the commercial vehicles to run on CNG. So we thought, why can't we make bio CNG? And then that's how this idea came. Okay. And this idea I floated to Delhi government. And that time, Sheila Dikshit madam was the CM. Okay, Wali story, I think, is very interesting. So, what was the story behind Delhi's first waste to biofuel project? If you can share about that. All right. So when this journey started, I have got very good friends in government, very good IAS officers, very good officers who are always helping to take their new ideas to government, because they are the people who run the government. So the Chief Secretary of Delhi, I met him and he said, this is something very interesting. एक काम करते हैं, आपका मीटिंग एक कराते हैं मैडम के साथ, शीला दीक्षित मैडम, सीएम मैडम के साथ. I said, sir, I will be honored. So then he arranged a meeting. That was 4th February 2010. And when CM sits, then all the officials of the municipal corporation, then environment department, everybody was sitting there. And then I made a presentation कि मैडम हम एक काम करते हैं, कचरे से ना हम ये नेचुरल गैस बनाएंगे और इसको रिप्लेस करेंगे फ्यूल को. सो मैडम कहती हैं, देखिए हम लोग पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं, इतने सारे लोगों ने कोशिश कर ली कचरे का कुछ कर पाए. यहाँ स्विट्ज़रलैंड से कंपनी आ गई, यूएसए से कंपनी आ गई, पूरी दुनिया से कंपनी आ गई, बट वो सारी फेल हो गई. तो आप क्या कर पाओगे? तो मैंने कहा, मैडम एक काम करिए, आप एक हमें चांस दीजिए. If it works, it is yours. If it doesn't, it is mine. I'll take it back. She said, okay, done. Then do one thing. Do it in my own premises. I will like to see it every day how it happens. She was a very dynamic lady. She used to take very bold decisions. And then she asked me, okay, now tell me, how fast you can do this? I said, madam, I can do in 3 months of time, provided I get all the support from you. So then she appointed one OSD and she said, okay, you go with Atul and do this project as soon as possible. So then I said, okay. I said, madam, okay, I need all the support. Then she said, when can we start the project? I said, madam, you tell me when you want. She said 20th August is the birthday of Rajiv Gandhi ji, so you do on that day. I said, okay, madam, done. So from 4th February 2010 to 20th August 2010, she inaugurated that plant, and that is successfully operational even till date. Okay, interesting. And I think that was the time when the organization shifted from liquid biofuels to gas-based biofuel and majorly biogas. Now,
when we talk about today, now today the biogas industry is growing like crazy. And a lot of people still feel that biogas used to be that small thing in the villages wherein we just put some gobar and gas comes out of it. But we are talking about industrial level biogas plants now. So how do you think what happened in biodiesel industry, uh, what we can learn from that so that the biogas industry succeeds? Yes, so that's a very good question. So this transition has happened because of government support which has started coming up. All the oil companies then floated a tender, and a very dynamic IAS official, Mr. Tarun Kapoor, he is instrumental in taking this industry forward. So there was a tender by all the oil marketing companies that whatever you manufacture, we'll purchase it. And then this industry started taking off. On the other side, MNRE ministry started offering subsidies up to 10 crore rupees. Previously, it was subsidy running into thousands, not even lakhs. But now the subsidy is given by the government up to 10 crore rupees. Then there are many initiatives like Startup India, collateral free loans by Government of India. So there is a good supportive environment in this sector now. And now comes your question, that what is holding it. The other side is that till now almost 5,000 projects were signed up in Satat scheme. But out of that, there was a parliament question how many projects are operational. So 42 projects are only operational under the Satat program. Now, so the lack, why it is not taking off as other industry like ethanol, if we look at, bioethanol has taken off with a rocket speed. Now, the big challenges are, first challenge and only challenge is technology. So if I say there are three challenges, they are technology, technology, and technology. Biodiesel failed because of bad technology on the farming as well as on the technical side also on multi-feed. Similar is the case here, that gobar gas, as you mentioned, is a very crude way of getting gas. Gas we get even in our mountains of garbage. You see the fire in the garbage mountains. So here, gas making is not a problem, but then when we do feed stock, multi-feed stock, then there is a very deep technology inside. We need different kind of microbes, different set of pre-treatment systems. So that is something which is holding it as on date. Okay. So, when we talk about the three fundamental challenges, if I have understood and seen this industry, so number one is the policy. First, the right policies need to be in place. Second, like we saw from the biodiesel industry, it was the feedstock. And third was the technology. And you have put a very great emphasis on technology. Now, when we talk about the policies, we feel that I feel that government is trying very hard to push this sector. Like you mentioned, certain bureaucrats and even the ministers and ministries, they are very bullish on this particular sector because it aligns with government's mission of green energy, as well as we want to cut our fuel imports, which will help us becoming self-reliant. So we see there's a huge boost in the industry from the government. Second, we see that feedstock is everywhere. We are an agriculture country. Yes, mobilizing that feedstock, if milk can be managed, I believe that feedstock can also be managed. Now, third comes the technology aspect. Now, what has been your experience when it comes to technologies, adopting technologies? Uh, what's your experience there? Like when we talk about big corporates, how do they perceive it? How are they doing the R&D? If they are doing any R&D or they are just going with big brands, a little bit about that. Okay, What is so it? this is a very good question. Basically, unfortunately, in India, corporates are not focused on R&D because R&D is a very long journey.
We say R&D starts from TRL 1 and it goes to TRL 10. And TRL means technology readiness level. Technology readiness level 1 means when it is a concept. So let's say when biodiesel in year 2000 was just a concept. In 2001 when we started it was a TRL 1 and it matured in next 5 to 6 years of time when it reached to the level of TRL 10. When it was commercialized, we ran Mercedes, Volvos, Indian Railway on biodiesel. So similarly, technology readiness level takes almost 10 years of time for maturing, and that is the reason Indian companies don't do the expenditure on R&D. Most of the time they go travel to Germany, US for capturing technologies which is ready to move in kind of a flat. They don't want to build a flat. So here also the same companies have gone across the globe and thought of getting the technology. Unfortunately, whatever works in Europe or US does not work in India. We have different type of climate, different kind of socio economic environment, and everything is poles apart. And this I don't see as a petroleum industry. Bio CNG, biofuel is basically a agriculture industry. So that perception has to be there. It has a very long supply chain. We have to purchase, as you mentioned, milk industry is having a very long supply chain. There are thousands, there are almost 10 crore farming families who are supplying milk every day, 1 or 2 liter each family, 5 liters, 10 liters. They are supplying to the collection centers. From there, there is a chilling center, and that is how it goes to the processor and come back to the customer. But in petroleum industry, there is a big ship coming with crude oil, and it is landed at a refinery and converted to fuel and sent back to the people. So that can be a centralized big refinery. This business is a decentralized model that can happen very good in rural belt, like a replacement of a milk industry kind of a business model, which Amul perfected and EDB perfected over a span of time. There was a time when India was a net importer of milk and milk products. Milk powder and butter oil was supposed to come. We used to mix water and do homogenize and make milk out of it. That was the time 50 years ago. Today, India is the largest producer of milk in the world because of a very efficient business model developed by late Dr. Varghese Kurian, who invented this new paradigm. If the same thing can happen in this industry, then 10 years down the line, India can become a net exporter of biofuels and replace 100% of petroleum fuel. So we have to learn, or the industry need to learn the decentralized models, how to work with large supply chains, and then it can go a very efficient way forward. It's a very good perspective, and your experience is a lot about it. And yes, there are several challenges that are being addressed, and few need to be addressed. Now, when we talk about this industry, आज से अगर हम वी आर सिटिंग इन 2024 राइट नाउ, हम 6 साल बाद की बात करें 2030 में, आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कहाँ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट? Okay, this is another good question, because another big problem is that our corporates have very low patience. So in any business, you see in any business at the end of the cycle, only 2-3 companies are left over. If we look at the example, if I ask you soft drink, what names? Coca-Cola, Pepsi, Burger, McDonald's, Burger King, pizza. Domino's, Pizza Hut. So in any business, there are at the end of it maybe 1, 2, 3, 4, 5 companies remain. So sectors never finish, but there is a consolidation which keeps on happening.
So there should be a patience of 10 years. Now we say this industry started in year 2018, but we leave aside the COVID time. So if it is started in 2021 and for 10 years, let's say 2030, there would be 2 3 players who will be working in this industry. Major players. Major players only, others will consolidate or shut down. Okay. See, the biggest challenge is that people don't have deep pockets. Mm-hmm. And this is a rural business. Again, now let me come back to milk business. Imagine, tell me some big brand names, big corporates who are in milk No, business sir, in I India. think again when I coming to your thing only in this business, I feel that there will be more than 2 3 major players because, like you mentioned, that it is a decentralized business and there are different. It has to be done very differently, and same goes for milk business. There are no 2 3 major corporates. There are fragmented organizations. So I do feel that there will not be 2 3 major corporates in this sector. Rather, there would be multiple small project developers who will be there. I feel so. Yes. See, now, so my again question comes, tell me some names in milk industry. Mother Dairy, Yes. Nanak, Paras, Amul, Amul, yeah. right? So the industry is mostly driven by cooperatives, right? Yeah, there are multiple cooperatives. There are no Yes, 2 3 major multiple players. cooperatives, but unfortunately, large corporates could not make a dent in milk industry. Why? Tell me. I don't know. I haven't studied the industry. Good. So, whenever there are large supply chains, then it is very tough for large corporates to go and do business. Dealing with farmers in India is a very tough call. So, coming back to your question, So that it is why has to be, they will not be 2 3 major yes. So, companies. Huh? what it has to be, anybody who can manage a large supply chain would be a winner. In this supply chain, everybody is entrepreneur. A farmer is also an entrepreneur. एक किसान बैंक के पास जाता है और 2 गाय भैंस का वो लोन ले लेता है. उसको बैंक 2 लाख रुपए लोन देता है और कहता है जाओ बेटा. और उसके पास सामने वो खड़ा हुआ बायर जो उससे दूध खरीदता है और उसको कैश पे करता रहता है एवरी मंथ, जिसकी वजह से पे ऑफ हो जाता है उसका लोन एंड इज हैविंग अ गुड कैश क्रॉप, राइट. देन देर इज अनदर entrepreneur who is collecting from there. Then there is another entrepreneur who is running a chilling center, another entrepreneur who is running a factory processing. So a large factory is actually managing a set of entrepreneurs. So whosoever can do. So in any case, players remain that 4 5. But under that umbrella, there are maybe 100,000 entrepreneurs, startups who can manage business. So anybody who can have this effective business management strategy, they can be successful. Okay. So I feel that just how the sugar industry it has evolved over the years, this is exactly how, or for that matter, milk industry. This is how biofuel industry will also evolve. Just how a sugar mill is run, how a milk processing Yes. plant is run, exactly like that, how biofuel industry will run rather than a traditional petroleum business. So I completely resonate with you there. Yes. Now, coming to some best moments of your business life when we talk about the biofuel industry, because I feel you have been working in this sector since year 2001. It's been over 20 years. So, what have been the best moments for you in this respective industry? See, I have been meeting good people because of this industry. People who are passionate, who are doing something new. And the people involves everything, starting from the politicians. If I go back again, my meeting with the CM, with the CM of Maharashtra,
our president, Pranav Rai, what was his name? Pranab Mukherjee. yes. So I met, and they are very innovative. Our Abdul Kalam Saab. So these were the people whom I could meet because of this journey, this industry, right? And then meeting the administrators, good administrators, innovators, good IAS officers, good IPS officers. Then meeting the scientists, good type of scientists. I used to travel all across the globe giving speeches in global summits. In fact, Grow Diesel itself organized world's first algae biofuel summit in year 2008, right? And we got experts from 30 countries. Wow. So meeting good people is very interesting and learning every day. Every day I keep learning, meeting people, keep learning. Today morning I was meeting some very young startups, how we can use this solar energy for efficiently removing our boilers, all. So I keep meeting good people. That is what is the good part of this entire journey. Interesting. Very nice, sir. So we have come to the conclusion of this podcast, and we'll have a quick rapid fire. So this rapid fire is to understand you as a person. So starting with the first question: tea or coffee? Coffee? Beer or whiskey? I'm a teetotaler. Come on. Don't lie, मम्मी को दिखाऊंगा. So beer or whiskey? Yeah, very good kind of a scotch will do. Scotch will do. Yeah, we do have that. We'll have it after the session. Beach or mountains? Both. Both. I remember that we used to go to a lot of mountain trips when I was young. That is interesting. See, actually, I want to remain cool. Okay. So mountain, Delhi is a hot place, you know. Got it. Even seaside is also hot, humid most of the Okay. time. But So we can have mountains, beer yes. there, no? Beer you can have anywhere. Okay. Okay. So if I give you 100 crores today Mhm. versus if I could transport you back in time with all the knowledge that you have, and I transfer you back to, let's say, 20 years of age, what will you choose? I'm already 20 years young, so 100 crore will do. All right. So interesting. Last question. How easy or difficult it is to work with your son? Yes, it is very easy and very difficult both ways. Okay. When he listens, then it is very easy. When I have to listen, then it is very tough. All right, sir. So it was a very nice session that we had, and I'm very happy that we did this session. I'm very happy that you are my father, and आपकी वजह से बहुत कुछ मुझे अच्छा सीखने को भी मिला. So with this, we conclude the session, and we'll keep doing these sessions. Thank you so Okay. much. All the best. Thank you. Grow well. Thank you.